फ्रेंड्स वेलकम अगेन। तो अभी जो हम रशियन रेवोल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। रशियन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पिछले पार्ट में कि रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत है वो फेब 1917 से हुई है और उसके बाद 19 जो अक्टूबर 1917 के बीच की जो इवेंट्स हैं उसको रशियन रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। तो दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं फेब 1917 के रेवोल्यूशन को। ये जो रेवोल्यूशन है इसकी शुरुआत है, क्रांति की शुरुआत 23 फेब 1917 को जो स्ट्राइक होती है वहां पे एक फैक्ट्री के अंदर एक फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। तो उसकी सिंपैथी में जो वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं जिसमें ज्यादातर महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो 23 फेब 1917 को उस स्ट्राइक से इस क्रांति की शुरुआत होती है। शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राद बोल सकते हो, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था उस समय। स्लोगन था पीस एंड ब्रेड, कि पीस तो चाहिए थी कि युद्ध को समाप्त करो, तो शांति चाहिए, हमें कोई वार नहीं चाहिए। और दूसरा ब्रेड, भैया खाना दो, भूखे मर रहे थे लोग। सिंपल सी डिमांड थी उनकी। अब ये कि रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या कि फेब रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, तो पहले वहां पे एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया तो उस गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे वो लीडर्स कौन थे उसकी हम बात करेंगे अभी। एट फर्स्ट जो शुरुआती जो गवर्नमेंट है वो मेंशेविक के द्वारा बनाई गई थी। जैसे कि मैंने पहले बात की, जो वहां की जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो दो पार्टी में डिवाइड हो गई थी। एक का नाम मेंशेविक और दूसरे का बोल्शेविक था। तो फेब 1917 के बाद जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था वो फॉर्मेशन मेंशेविक्स के द्वारा किया गया था। तो द मेंशेविक फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट लेड बाय द केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के। और प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो रशिया को एक रिपब्लिक डिक्लेयर करती है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट है वो अभी भी आपका एक इलेक्टेड पर्सन होगा। मेड पॉलिटिकल पार्टीज लीगल, तो जार के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी इलीगल थी। अब पॉलिटिकल पार्टीज को लीगल बना दिया जाता है। इट्स एम वाज टू स्टेब्लिश ए लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम, और इनका सिंपल सा ये कोई सोशलिस्ट सिस्टम को स्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे बल्कि एक लिबरल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिमायती थे ये लोग। तो इस प्रकार एक लिबरल सिस्टम को वहां पे ये स्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसमें इन्होंने बोला कि एक संविधान बनाया जाएगा। संविधान के लिए इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में सभी को राइट टू वोट दिया जाएगा और उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे और उसके बेस पे देश को चलाया जाएगा। ये इनकी कुछ चीजें थी। लेकिन कुछ चीजों में ये अभी भी अलग थे कि कुछ चीजों में अभी भी जो अधूरी थी वो ये थी कि एक तो ये पूरे रशियन टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। ये मॉस्को जो पेट्रोग्राद सेंट बर्ग है इसके आसपास के इलाके के ऊपर इनका कंट्रोल था। पूरा रशिया अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं आ पाया था। और दूसरा जो लोगों की डिमांड थी कि युद्ध अभी हमें युद्ध नहीं लड़ना है, हमें आगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये अभी भी युद्ध के फेवर में थे कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अभी भी पार्टिसिपेट करना है और हम इसको जीत सकते हैं, ये इनकी आशाएं थी। तो अब इसके अपोज में लेनिन साहब उस समय विदेश में एक्साइल में रह रहे थे। तो जब क्रांति होती है तो लेनिन दोबारा से यहाँ पे रशिया में आते हैं और रशिया में आने के बाद अप्रैल 1917 को वो कुछ बातें बोलते हैं जिसको कि अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर, जैसा पहले हमने बात की थी कि जो मेंशेविक के लीडर थे वो केरेंस्की थे और बोल्शेविक के लीडर थे वो लेनिन थे। तो लेनिन साहब है वो अपने जिस अज्ञातवास में एक्साइल में वो रह रहे थे वहां से वापस रशिया में आते हैं। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वार सिंस, और लेनिन और जो बोल्शेविक लोग थे वो तो 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे कि हमें इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो अब उनको लग रहा था कि अब ये टाइम आ चुका है कि जो मेंशेविक्स हैं वो तो युद्ध के सपोर्ट में और हम लोग युद्ध के खिलाफ में हैं। साथ ही मेंशेविक्स के द्वारा ये काम ये कर दिया गया था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन सबको लीगल बना दिया गया है। तो अब बोल्शेविक और उनके लीडर्स को अब और अपनी एक्टिविटी करने का मौका मिल गया। तो उन्होंने देखा अब ये सही टाइम आ गया है कि अब हमें पावर को रिकैप्चर कर लेना चाहिए सोवियत्स के द्वारा। तो उस समय उन्होंने अप्रैल में कुछ 3 बातें उन्होंने कही हैं जिसको अप्रैल थीसिस बाद में रशियन हिस्ट्री में बोला गया है। ये 3 मार्क में पूछा जाता है कई बार। तो पहली बात जो उन्होंने की थी कि वार टू बी ब्रॉट टू के क्लोज, की युद्ध है उसको अभी का अभी खत्म किया जाना चाहिए, अब हमें और कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लेना है। सेकंड बात है कि लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, कि जो चर्च के पास जो जमीन है या नोबल्स के पास जो जमीन है वो सारी की सारी जमीन है वो किसानों को ट्रांसफर की जानी चाहिए। और बैंक्स हैं उनका नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, बैंक्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म में आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते हो। तो बोल्शेविक्स ने जो बैंकिंग सिस्टम है उसके नेशनलाइजेशन की बात की है, उनके राष्ट्रीयकरण की बात की है। तो दीज आर द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन। ये लेनिन की 3 डिमांड थी जिनको की बाद में हिस्ट्री में अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims.
और दूसरा उन्होंने जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका एक नया नाम रखा जिसको कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया, जिससे कि लोगों के सामने इसके जो रेडिकल एम्स है कि हम क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, किस प्रकार से हम सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट नाम जुड़ा हुआ था कार्ल मार्क्स के द्वारा। और कार्ल मार्क्स की उस समय की रशियन सोसाइटी के अंदर, रशियन लोगों के अंदर जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, वो कार्ल मार्क्स को बहुत ही रेस्पेक्ट की नजरों से देखते थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके अब कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए, क्योंकि मार्क्स साहब ने उस समय बोला था कि जो आने वाला जो फ्यूचर सोसाइटी होगी वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। मोस्ट अदर्स, अब बोल्शेविक पार्टी में जो ज्यादातर लोग थे वो शुरुआत में इनिशियल फेज में बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि अप्रैल थीसिस को लेकर कि क्या ये सब चीजें पॉसिबल हैं और क्या हमें ये करना चाहिए। तो यानी कि बोल्शेविक थे, उनको खुद ही अपने अंदर बिलीफ नहीं था। फिर भी आप देखो कि अक्टूबर तक आते आते ये पूरी तरीके से केरेंस की गवर्नमेंट है उसकी सत्ता पलट कर देते हैं। केरेंस की है वो अपनी राजधानी को छोड़ के भाग जाता है और बोल्शेविक यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं जिसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट इन, तो बोल्शेविक में अभी भी बहुत सारे लोग थे जिनका ये मानना था कि अभी भी वो सही टाइम नहीं आया है जहां पर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किया जा सके, यानी समाजवादी क्रांति की जा सके। और उनका यह मानना था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, राजा को हटाकर जो ये अस्थायी सरकार जो बनी है, हमें इसी को सपोर्ट करना चाहिए और जब अच्छा टाइम आएगा, जब हमारे सपोर्ट में कुछ माहौल बनेगा, तब हम क्रांति करेंगे। तो लेकिन लेनिन का कुछ और ही सोचना था। उसने लिए लेनिन की जो पिक्चर, जो अप्रैल थीसिस के लिए जब वो अपने फॉलोवर्स को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर फॉलोवर्स उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन लेनिन का क्या मानना था, लेनिन ने क्यों रेवोल्यूशन किया, अब उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लेनिन साहब को ये लगता था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो नौटंकी कर रही है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लेके आएंगे, ये करेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे लोगों का गुस्सा शांत होगा, ये खुद डिक्टेटरशिप बन जाएंगे, जैसा कि हमने बाद में रसिया वो जर्मनी में हिटलर को देखा, इटली में बाद में हमने मुसोलिनी को देखा। तो ये सारी चीजें लेनिन को पहले से लग रहा था कि यदि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लीडर जो केरेंस की है वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, वो सारी पावर को कैप्चर करके अपने आप को डिक्टेटरशिप के रूप में सेटअप कर लेगा। तो जब इससे पहले कि उसकी पावर और ज्यादा बढ़े, पूरे रशियन टेरिटरी पे वो कब्जा करें, उससे पहले ही हमें उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। तो अब हमारा पास है द रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर 1917। फेब रेवोल्यूशन के बाद जो अगली क्रांति है वो 1917 अक्टूबर की क्रांति है। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो बोल्शेविक थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, विरोधाभास था, वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण लेनिन को लग रहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटरशिप सिस्टम को सेटअप कर लेगी। तो इसीलिए सितंबर में उन्होंने सिंपल सा ये किया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो अपराइजिंग हो रहा था, गवर्नमेंट के खिलाफ जो विद्रोह बढ़ रहा था, उसको उन्होंने यूनिटी करना शुरू किया। द बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। अब जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करने वाले, चाहे वो आर्मी में लोग हों या सोवियत के अंदर, जो सोवियत, जैसे ही हमने बात की थी कि फेब रेवोल्यूशन हुई थी तो उसके बाद वहां पे सोवियत या काउंसिल का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार के सोवियत या काउंसिल में ऐसे लोग जो कि बोल्शेविक्स को सपोर्ट कर रहे थे, या पीजेंटी क्लास में, फैक्ट्री की वर्किंग क्लास में जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको लेनिन ने अब एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। और ये सारा काम उसने गुपचुप गुपचुप किया और अचानक से अक्टूबर में उन्होंने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब यह कि प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को लग गया था कि उसे चारों तरफ से खतरा बढ़ रहा है, तो उसने अपनी ट्रूप्स को बुलाया, शहर में अपनी सेनाओं को बुलाया। और जो सेना थी, वो सेनाओं ने शुरुआत में जो उसके लॉयल पर्सन थे आर्मी में, उन्होंने जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग्स थी उनको सीज आउट कर दिया, उसको सील कर दिया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि आर्मी के अंदर जो लोग बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने केरेंस्की का साथ देने से मना कर दिया और केरेंस्की शहर छोड़ के भाग जाता है। In a swift response, the Military Revolution Committee orders its supporter to seize government officers and arrest ministers. अब यहाँ पे बोल्शेविक्स के जो सपोर्टर्स थे वो यहाँ पे एकदम से स्विफ्टली रिस्पॉन्स करते हैं और वो ऑर्डर देते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको सबको सीज आउट कर दिया जाए, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए और जो भी मंत्री लोग हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया जाए। लेट इन द डे द सिप अरोरा, अब यहाँ पे जो सिप अरोरा है जिसके ऊपर भी जो बोल्शेविक लोगों का कब्जा हो चुका था, तो विंटर पैलेस के ऊपर वो गोले बरसाना शुरू करते हैं, सेलिंग करना शुरू करते हैं, गोलीबारी करना शुरू करते हैं। अदर वेसल्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जो मिलिट्री पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट थे उन सबके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और रात होते होते हम देखते हैं कि शहर है वो पूरी तरीके से जो बोल्शेविक लोग और उसकी जो आर्मी में जो लॉयल लोग थे उन्हें कब्जे में आ चुका था। सारे जो मंत्री, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो जितने भी मंत्री थे वो सारे सरेंडर कर देते हैं। ए मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड एंड द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। और पेट्रोग्राड के अंदर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की मीटिंग बुलाई जाती है और वो सब बोल्शेविक के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है उस सबको अप्रूव कर देते हैं।
अपराइजिंग, अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं पेट्रोग्राद के साथ साथ दूसरे शहरों में भी इस प्रकार की अपराइजिंग शुरू हो जाती है, और वहां पे धीरे धीरे दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक है वो मास्को पेट्रोग्राद के इलाके के ऊपर अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिससे कि ये रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो इसको हम दो पार्ट में हमने पढ़ा, एक फेब की रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर की रेवोल्यूशन। ये हम इस पूरा एक फिक्र से आप पूरा रीजन समझ सकते हो रेवोल्यूशन का कि 1900 में जार निकोलस सेकंड है वो रशिया के ऊपर शासन करना शुरू करता है। 1905 में जापान, एक छोटा सा देश है, वो रशिया को हरा देता है, जिससे कि वहां पे लोग बहुत ह्यूमिलेट होते हैं। 1905 में रेवोल्यूशन होता है जिसमें ब्लडी संडे का इंसिडेंट होता है। 1914 में रशिया है वो वर्ल्ड वॉर में एंटर करता है। शुरुआत में उसे जीत मिलती है, लेकिन उसके बाद उसका हार शुरू होती है, तो जार की लोकप्रियता समाप्त होने लगती है। मार्च 1917 में हम देखते हैं कि जार के द्वारा जो आर्मी बुलाई जाती है वो उसके ऑर्डर मानने से इनकार कर देती है। नवंबर 17 में हम देखते हैं कि जो लेनिन और जो बोल्शेविक हैं वो पेट्रोग्राड और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे कब्जा कर लेते हैं, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको वो उखाड़ फेंकते हैं। उसके बाद 1918 से 1921 के बीच हम देखते हैं कि जो बोल्शेविक और मेंशेविक है इनके बीच में एक सिविल वॉर की शुरुआत होती है, जिसमें फाइनली बोल्शेविक की जीत होती है, और 1922 में लेनिन के द्वारा पूरे रशिया के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है, और वहां पर वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है। और लेनिन की डेथ होने के बाद 1929 में स्टालिन शासक बनते हैं। ही बिकेम द सोल रूलर ऑफ द यूएसएसआर एंड क्रिएटेड ए टोटलिटेरियन स्टेट। तो ये पूरा इंसिडेंट के द्वारा आप रशियन रेवोल्यूशन को थोड़ा इजीली समझ गए होंगे, समझ पाए होंगे। लेनिन साहब लोगों को एड्रेस करते हुए ये यहाँ पे पिक्चर्स हैं किस प्रकार से यहाँ पे वो जो विंटर पैलेस था उसके ऊपर गोलाबारी की जा रही है बोल्शेविक्स के द्वारा। बोल्शेविक्स के आप फ्लैग को देख सकते हो, रेड फ्लैग जो ऊपर फहराया जा रहा है। ये 25 अक्टूबर 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, अक्टूबरी क्रांति के नाम से इसको याद किया जाता है। अब देखिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट गिर गई, तो अब उसके बाद रशिया में क्या हुआ, तो पहला काम ये हुआ कि बोल्शेविक्स के द्वारा जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। लेनिन है वो रशिया के नए नेता बन गए। दूसरा ये हुआ कि 2 अक्टूबर 1917 की रेवोल्यूशन है उसको दूसरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पहली जो क्रांति है वो फेब 1917 में हुई, जिसमें कि मेंशेविक के द्वारा सत्ता के ऊपर कैप्चर किया गया, और अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक के द्वारा सत्ता के ऊपर कैप्चर किया गया। The Soviets, controlled by the Bolsheviks, took control over the Saint Petersburg and stormed the Winter Palace. As a result, the provincial government fell, और इसके द्वारा विंटर पैलेस के ऊपर कब्जा करते ही केरेंस्की वो यहाँ से भाग जाता है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। ज्यादातर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे सरेंडर कर देते हैं। What were the consequences of the fall of the provincial government? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के गिरने के बाद क्या होता है, क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। तो पहला स्टेप, जैसा कि बोल्शेविक 1914 से ही बोल रहे थे कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो जैसे ही गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट अपना पहला डिसीजन ये लेती है। मार्च 19 में वो जर्मन एम्पायर के साथ एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। इस ट्रीटी के द्वारा रशिया युद्ध से हट जाता है, रशिया युद्ध से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है इस अलोकप्रिय युद्ध से। अब इसके बदले में जर्मनी वाले ऐसे तो ट्रीटी करने वाले नहीं थे, तो इसके बदले में रशिया को अपने आप बहुत सारा हिस्सा रिसोर्सेज है वो जर्मनी को देने होते हैं, लेकिन बोल्शेविक अपने डिसीजन को पूरा करते हैं कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगला जो होता है वो ये कि ये पूरी रिवोल्यूशन है 1914 की, ये रिवोल्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में से इतनी माइलस्टोन क्यों माना जाता है। तो उसका पहला रीजन जो हम देख सकते हैं कि इट वाज द इमरजेंस ऑफ ए न्यू मॉडल ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन सोशलिज्म, की सोशलिज्म को जो विचार पूरे यूरोप को आंदोलित कर रहा था फ्रॉम द 19th और 20th सेंचुरी में, और इस विचार के लिए कहीं कोऑपरेटिव सिस्टम को स्टेब्लिश किया गया। मजदूरों के द्वारा लगातार डिमांड उठाई जा रही थी, इसके पीछे बहुत सारी थॉट प्रोसेस वर्किंग कर रही थी कि इस प्रकार की सोशलिस्ट सोसाइटी का स्टेब्लिश किया जाना चाहिए ताकि पूरी पब्लिक का, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सके। तो इस सोशलिज्म के विचार के आधार पर पहला एक स्टेट, पहली एक सरकार का निर्माण रशिया में हुआ, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट ये माइलस्टोन मानी जाती है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रांति। दूसरा रीजन, इसके द्वारा रशिया में जो लिबरल रिवोल्यूशन थी उसका अंत हो गया। तीसरा, तो द टू डिफरेंट सोशलिस्ट सिस्टम एमरेज सोशलिज्म एंड द कैपिटलिज्म। अब आप आगे जाके पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को देखोगे 1992 तक और मॉडर्न टाइम में भी देखोगे तो वर्ल्ड है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग जिसको बाद में यूएसए ने लीड किया, और दूसरा पार्ट सोशलिस्ट जिसको कि यूएसएसआर ने लीड किया है। तो इस इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बाद अगले 50 टू 60 ईयर्स की वर्ल्ड हिस्ट्री यदि आप पढ़ोगे तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में टू पोलर वर्ल्ड बन गया, बायोपोलर वर्ल्ड बन गया, जहां पर दो देशों की दादागिरी काम कर रही है। एक साइड में रशिया जो कि सोशलिज्म के को लीड कर रहे थे, और दूसरी साइड में कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी लोग जिसको कि यूएसए लीड कर रहा था।
तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड हिस्ट्री में? तो पहला, सम हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, कि रूस की क्रांति को 20th सेंचुरी की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस, क्योंकि इसी क्रांति के कारण आप देखोगे 1914 के बाद जो पूरे संसार की हिस्ट्री आप देखोगे, इस प्लेनेट की हिस्ट्री यदि आप पढ़ोगे तो वो हिस्ट्री पूरी तरीके से बाइपोलर हिस्ट्री मिलेगी। इसी से सोशलिस्ट कंट्रीज और जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उनके बीच में कंपटीशन शुरू होता है, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, उन्हीं के बीच में फिर बाद में स्पेस के अंदर जाने की होड़ शुरू होती है, उसी के बीच में बाद में उनके बीच में न्यूक्लियर जो वार्स हैं उनको बनाने की होड़ शुरू होती है, कौन कितने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, उसी के बाद कौन कितनी ज्यादा मिसाइल्स बना रहा है, चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले कौन जाएगा, स्पेस के अंदर सबसे पहले किसकी रॉकेट भेजी जाएगी। तो ये सारा हिस्ट्री आप देखोगे कि रशिया और यूएसए के बीच में लगातार कंपटीशन आपको पूरे हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, जब तक 1991 तक रशिया का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो जाता है। तो इसलिए जो पूरा ये रशियन रेवोल्यूशन है एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द 20th सेंचुरी हिस्ट्री। अब इसके बाद जो सिस्टम है, रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है, रशियन रेवोल्यूशन में अब हिटलर जो लेनिन साहब के बाद जो स्टालिन का शासन आएगा उसमें रशिया में क्या क्या चेंजमेंट हुए और यहाँ पे सिविल वॉर है उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।